हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो जिस कमरे में खून करता था वहीं पर बैठकर खाना भी खाता था। उसने काफी सालों तक पुलिस की नाक में दम करके रखा था, क्योंकि वह सिर्फ खून ही नहीं करता था बल्कि पुलिस को खुलेआम चुनौती भी देता था कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रकांत झा की। बहुत से लोगों की तरह चंद्रकांत झा भी बिहार से दिल्ली काम की तलाश में आया था। तो फिर आखिर क्या हुआ था उसके साथ? बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर आया एक आम आदमी एक सीरियल किलर के रूप में मशहूर कैसे हो गया? यह कहानी है चंद्रकांत झा की, जो एक मामूली दिहाड़ी मजदूर था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल थ्रिल पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। दोस्तों, तिहाड़ जेल तिहाड़ गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 400 एकड़ एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। कई सारे गार्ड 24 घंटे तिहाड़ जेल की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तिहाड़ इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई भी इंसान तिहाड़ जेल के आसपास तो किसी तरह का भी क्राइम करने के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन यहीं पर आप पूरी तरीके से गलत हैं। नवंबर 2003 का वो समय तिहाड़ जेल में काम करने वाले पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरीके से याद रहने वाला था, क्योंकि उस दिन तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर उन्हें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक ऐसी लाश मिली थी। लाश के साथ साथ खूनी ने पुलिस वालों के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए आगे भी ऐसे गिफ्ट लाता रहूंगा। मुझे दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता है, और अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई तो मैं इसी तरह से लोगों को मारता भी रहूंगा। पुलिस ने इस मामले में छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनके हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा जिससे इस केस में आगे बढ़ा जा सके। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। वो लाश तिहाड़ जेल के बाहर किसने और क्यों फेंकी थी, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस को अब एक और झटका लगने वाला था, क्योंकि 20 अक्टूबर 2006 के दिन उनके पास एक कॉल आया। कॉल के दूसरी तरफ से जो इंसान था, उसने पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने बताया, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लाश को टोकरी में रखा गया है। इतना सुनकर कई सारे पुलिस वाले गेट नंबर 3 के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फोन करने वाला मजाक नहीं कर रहा था। सड़क के पास सच में एक लाश को टोकरी में बांधकर रखा गया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि टोकरी में लाश के साथ साथ पुलिस को दोबारा एक चिट्ठी मिली जो उन्हीं के लिए छोड़ी गई थी। पुलिस वालों ने जब लेटर पढ़ा तब उन्हें पता चला कि हत्यारे ने उन्हें खुलेआम चैलेंज किया है। लेटर में लिखा था कि मैं बहुत टाइम तक एक नाजायज केस में जेल में रहा, लेकिन अब मैंने हकीकत में एक मर्डर किया है। तुम लोग अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। इस लेटर से इतना तो साफ हो गया था कि हत्या करने वाला कोई ऐसा इंसान है जो दिल्ली पुलिस पर किसी बात से गुस्सा है, कोई ऐसा जिसकी पुलिस के साथ इतनी अच्छी नहीं रही थी। पुलिस इस मामले को अब तेजी से इन्वेस्टिगेट करने लगी, क्योंकि अब 2 बार ऐसा हो चुका था कि तिहाड़ जेल के बाहर लाशें मिली थी। पुलिस को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्हें आगे और कितनी लाशें इसी तरह से मिलने वाली हैं। तभी 18 मई 2007 को फिर से एक लाश जेल के बाहर मिली थी। यह लाश भी गेट नंबर 3 के पास ही डंप की गई थी। अब तक किसी भी लाश को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर लाश को कई टुकड़ों में काटकर तिहाड़ जेल के बाहर रखा जा रहा था। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, जिसके चलते सीरियल किलर का पता लगाना था, जो उन्हें बार बार चैलेंज भी कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ने अब और ज्यादा जोर पकड़ लिया था, और अल्टीमेटली सीरियल किलर की एक गलती उस पर भारी पड़ने वाली थी। सीरियल किलर और पुलिस के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि अचानक से इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को याद आया कि जो लेटर उन्हें मिले हैं उसमें उसने
कुल 2 नामों का जिक्र भी किया था, जिससे उसकी खास दुश्मनी थी। सीरियल किलर बनने के लिए 2 लोगों को खास तौर पर ब्लेम किया गया था। एक थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मनीष अग्रवाल और दूसरे थे हवलदार बलबीर सिंह, जो कि तिहाड़ जेल में ही उस वक्त एक वार्डन थे। अब तक यह तो तय हो चुका था कि हत्यारा कोई ऐसा है जो पहले तिहाड़ जेल में था और वहां अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से उसने बदला लेने की ठानी थी। लेटेस्ट लेटर में खूनी ने यह भी माना था कि नवंबर 2003 को जो लाश मिली थी उसी ने ही डंप की थी। इससे पुलिस को कम से कम यह तो पता चल गया कि 2003 से पहले वह तिहाड़ जेल में बंद था। आखिरी बॉडी को डंप करने के बाद उसने हरिनगर के एसएचओ से भी तुरंत ही कांटेक्ट कर लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एसएचओ ने जानबूझकर हत्यारे से लंबी बातचीत की ताकि उन्हें उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिल सके। अब उन्हें यह पता लगाना था कि कौन हो सकता है जिसे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुए क्राइम की वजह से 2003 से पहले सजा हुई थी, जिसे तिहाड़ के जेल नंबर 3 में लॉन्च किया गया था। क्या हवलदार बलबीर सिंह ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था? बहुत सारे सस्पेक्ट को वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें एक चंद्रकांत झा था। अब पुलिस के लिए आगे का रास्ता आसान था। अब पुलिस को उन चारों सस्पेक्ट में से लाश के पास मिले लेटर से हैंड राइटिंग का मिलान करना था, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए वह बार बार अपने एड्रेस को बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने यह फिगर आउट कर लिया कि अलीपुर, बड़ौदा गांव और हैदरपुर में उसका ठिकाना था। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया था कि चंद्रकांत एक स्कूटर में फिट की गई रिक्शा चलाता है। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने चंद्रकांत झा को तब पकड़ा जब वह अलीपुर में अपने बच्चों के साथ हलवा खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद उसके मकान की तलाशी भी ली, जहां उन्हें खून के सैंपल भी मिले। अब वहां से मिले सैंपल और आखिरी लाश के खून के सैंपल से जब मैच कराया गया तो पता चला वह बॉडी दिलीप मंडल की है और जो जेल के बाहर लेटर मिले थे वह भी चंद्रकांत झा की हैंड राइटिंग से मैच कर गए। इस तरह से दिल्ली का सबसे खतरनाक सीरियल किलर दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका था। लेकिन अब बारी थी चंद्रकांत झा के मोटिव को जानने की। आखिर वह लोग कौन थे जिसका मर्डर करके चंद्रकांत झा ने तिहाड़ जेल के पास उनकी लाशों को फेंका था। जैसे जैसे चंद्रकांत झा ने पुलिस को मर्डर्स और उनके पीछे के मकसद के बारे में बताना शुरू किया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्हें सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता। पुलिस को सबसे पहले तो यह बात पता चली कि चंद्रकांत ने सिर्फ 3 मर्डर नहीं किए हैं। 3 लाशें तो सिर्फ तिहाड़ जेल के पास में मिली थी, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ और लोगों को भी मारा था। सबसे पहली लाश को उसने मुकमेलपुर में ट्रेन के पास 2003 में फेंका था। उसका एक और शिकार मंगोलपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पास एक सुलभ शौचालय के सामने मिला था। चंद्रकांत ने एक व्यक्ति की तो लाश के टुकड़े करके उन टुकड़ों को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से लेकर बाकी जगहों पर भी फैलाए थे। इन सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सभी व्यक्ति या तो चंद्रकांत झा के दोस्त थे या फिर उसके साथ काम करते थे। आखिर चंद्रकांत अपने ही साथियों को इस तरह मार क्यों रहा था? इसके लिए चंद्रकांत झा की स्टोरी को जानना पड़ेगा। चंद्रकांत गोसाई गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता राधेकांत झा इरिगेशन डिपार्टमेंट में और मां चंपा देवी एक स्कूल टीचर थी। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि चंद्रकांत के 2 भाई, जिसमें से एक सीआरपीएफ और दूसरा बिहार स्टेट पुलिस में है। चंद्रकांत की मां अपनी नौकरी की वजह से ज्यादा टाइम घर पर बिता नहीं पाती थी। यह भी बताया जाता है कि चंद्रकांत को बचपन से ही प्यार नहीं मिला था। पढ़ाई में भी चंद्रकांत का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वह 8वीं क्लास से ही ड्रॉप लेकर दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करने लगा था। वह शुरू से ही गलत बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सब्जी मंडी में
उनका एक पंडित नाम का सुपरवाइजर उनसे दुकान लगाने के लिए काफी भारी पैसा लेता था। चंद्रकांत को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और एक दिन उसकी पंडित के साथ झड़प हो गई। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि चंद्रकांत ने एक तेज धार वाले चाकू से पंडित का हाथ भी काट दिया था। घबराया हुआ पंडित सीधे पुलिस के पास भागा और चंद्रकांत के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसकी वजह से चंद्रकांत को अगले 3 साल जेल में काटने पड़े थे। यही वो टाइम था जब चंद्रकांत का सामना हुआ हवलदार बलबीर सिंह से, जिसने उसे कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया था। बलबीर चंद्रकांत के सारे कपड़े उतरवा देता था और बुरी तरीके से उसको पीटता था। चंद्रकांत को बलबीर सिंह की वजह से जेल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत अब पूरी तरह से बदल चुका था, तो अब वह पुलिस से और सिस्टम से बदला लेने के बारे में ही सोचा करता था। चंद्रकांत पहले एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हुआ करता था। पहले बिहार से आए बाकी लोगों की मदद भी करता था, लेकिन अब वह एक वायलेंट इंसान बन चुका था। उसकी शादी भी हुई, जिसके बाद उसके 5 बच्चे हुए, लेकिन उसने अपनी बीवी को और बच्चों को अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस आकर उसकी बीवी बच्चों को भी परेशान करेगी। उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत हो जाती थी जो उससे थोड़ा सा भी झूठ बोलते थे। चंद्रकांत का पहला शिकार पंडित था, वही पंडित जिससे उसका झगड़ा हुआ था। पंडित के कत्ल के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना मिलने की वजह से वह छूट गया था। उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे भी सीखा था। पंडित के मर्डर के बाद कुछ वक्त तक चंद्रकांत की जिंदगी में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर एक और घटना हुई जिसने उसके अंदर के शैतान को फिर से जगा दिया था। उसका एक दोस्त शेखर उसके साथ ही रहता था। उसने चंद्रकांत को बताया था कि वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे ड्रिंक करने की बहुत बुरी आदत थी। जब चंद्रकांत को यह बात पता चली तो उसने शेखर से इस बारे में पूछा और चंद्रकांत ने कहा कि वह उसे झूठ बोलने की सजा जरूर देगा। इस बात को भी शेखर ने सीरियस नहीं लिया था। उसे हैरानी हो रही थी कि चंद्रकांत इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है। मजाक मजाक में उसने कह दिया कि तुम मुझे जो चाहो सजा दे सकते हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका मजाक उसी पर इतना भारी पड़ेगा। चंद्रकांत ने शेखर का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। जब उसने शेखर की लाश को देखा तब उसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हुआ, उल्टा उसे यह हत्या सही लगी और उसने अपने पॉइंट एंड शूट कैमरे से शेखर की लाश की फोटो भी ली। इसके बाद उसने बॉडी को सीवेज में ले जाकर फेंक दिया, जो चंद्रकांत का दूसरा मर्डर था। तीसरा खून किया था उमेश नाम के एक इंसान का, जिसकी नौकरी उसी ने लगवाई थी। उमेश की किसी बात पर झूठ बोलने की वजह से उसकी हत्या कर दी थी। उमेश को मारने के बाद लाश के टुकड़े भी किए। वह उमेश की लाश थी जिसको उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास चिट्ठी के साथ छोड़ा था। उसके बाद चंद्रकांत 2 साल तक एकदम शांत रहता है, लेकिन फिर 2005 में उसने गुड्डू नाम से एक इंसान की हत्या कर दी थी। गुड्डू की लाश मंगोलपुरी के एक सुलभ शौचालय के पास मिली थी। 2006 में चंद्रकांत झा ने अमित मंडल नाम के एक अपनी ही साथी की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे शक था कि वह लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। अमित मंडल की लाश वही दूसरी लाश थी जो पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर मिली थी। मंडल को मारने के बाद ही चंद्रकांत ने पुलिस वालों का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें फोन भी किया था। अप्रैल 2007 में चंद्रकांत ने भूपेंद्र नाम के एक शख्स की हत्या की, जिस पर उसको शक था कि उसका अफेयर उसकी बेटी की किसी दोस्त के साथ है। भूपेंद्र को खत्म करने के बाद वह वहीं उसके कमरे की फर्श पर बैठ गया और खाना खाते हुए उसकी लाश को घूरता रहा। अपना खाना खत्म करके बॉडी को कई टुकड़ों में काटा। बाद में भूपेंद्र की लाश के कई टुकड़े दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट और बाकी जगहों पर मिले थे। इसके बाद एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, जब 1 महीने बाद मई 2007 में
चंद्रकांत ने अपने दोस्त दिलीप को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसके कमरे में नॉनवेज खाकर झूठी थाली को छोड़ दिया था। दिलीप की लाश को चंद्रकांत ने तिहाड़ जेल की बाउंड्री के पास छोड़ा था। यह सिर्फ वही मर्डर है जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में हैं। चंद्रकांत के गांव वालों के हिसाब से तो उसने और भी कई सारे खून किए हैं। गोसाई गांव, जहां चंद्रकांत का बचपन भी था, वहां के लोग आज भी उसके खौफ से जीते हैं। चंद्रकांत में सबसे खास बात यह थी कि किसी भी मर्डर की वजह बहुत बड़ी नहीं थी। उसने बहुत ही छोटी छोटी बातों के लिए अपने दोस्तों का खून कर दिया था। चंद्रकांत ने अपने कमरे वाले मामूली से घर में इतनी भयानक हत्याएं की और उनकी लाश की फोटो भी ली। उन्हें मारने के बाद वहीं बैठ जाता था। इससे यही पता चलता है कि वह कितना वायलेंट और मेंटली सिक इंसान था। चंद्रकांत कितना बड़ा हैवान था, इसका पता तो वही बता सकता है जो उसके हाथों से बच गया हो। इन्हीं बचने वालों में से एक था जादव, जिसकी चंद्रकांत से अच्छी जान पहचान थी। एक दिन जादव जब चंद्रकांत के घर के अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने देखा कि चंद्रकांत के कमरे में 3 लोग बंधे हुए थे। उन तीनों को देखकर चंद्रकांत ने जादव से कहा कि उसे इन तीनों को मारने में उसकी हेल्प चाहिए। जादव पहले तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, लेकिन उसके बाद में समझ में आ गया कि चंद्रकांत की बात से अगर एग्री नहीं किया तो उसका हाल भी इन तीनों जैसा ही हो सकता है। इसी बीच जादव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और वह चंद्रकांत की मदद तभी कर पाएगा जब उसे खाना मिलेगा। चंद्रकांत उसके लिए खाना लेने जैसे ही बाहर गया, जादव ने फुर्ती दिखाई और उन तीनों लोगों को आजाद कर दिया। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। अब चंद्रकांत जेल में है, लेकिन अब भी जादव और उसके साथ भागे लोगों के मन में उसका डर एकदम ताजा है। उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि चंद्रकांत जेल से छूटने पर उनको मार देगा। चंद्रकांत की हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई थी कि उसने इतने कत्ल तो किए हैं, लेकिन साथ ही सिस्टम को भी एक तरीके से खुला चैलेंज दे दिया। चंद्रकांत को लगता था कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही नाकारा है और उसे पकड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से वह काफी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।